आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं कि पहले लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था, ब्लड स्टार्ट किया था। ब्लड क्या होता है? फॉल्स लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा लिक्विड है? फॉल्स लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। आइसोटोनिक फ्लूइड है। इसके अंदर लिक्विड और सॉलिड पार्ट दोनों होते हैं। लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा का कलर होता है येलोविश कलर, बिलीरुबिन के कलर बिलीरुबिन के कारण होता है। और सॉलिड पार्ट में क्या आता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटिलेट्स आते हैं। ब्लड क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रावास्कुलर है। फादर ऑफ हेमेटोलॉजी कौन थे? विलियम हेवसन। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन है? विलियम हार्वे। ये अपन ने देखा था। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या देखे थे? पीएच होता है 7.35 टू 7.45। कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड कलर होता है। वेट कितना होता है? 7 to 8% ऑफ बॉडी टोटल बॉडी मास। विस्कोसिटी देखी थी। टेम्परेचर देखा था। फिर अपन ने देखा था फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या देखा था? 4 फंक्शन होते हैं मेनली: ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये अपन ने देखा था। अब अपन आज का टॉपिक देखते हैं बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड देखते हैं कि एडल्ट में कितना फ्लूइड होता है? 60 to 65%। अर्ली फीटल लाइफ में कितना होता है? 90%। एट बर्थ कितना होता है? 75 to 80%। और ओल्डर एज में कितना होता है? 55%। ठीक है, टोटल बॉडी वेट कितना था? 60 to 65%। अब देखो, दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब होता है सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर, और सेल्स के बाहर जो भी फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो सेल्स के बाहर कौन कौन से फ्लूइड होते हैं? मेनली 3 टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। इंट्रावस्कुलर मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंट्रावस्कुलर। जो सेल्स, ये सेल्स है, ये मानो एक सेल है, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर। और इन दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फिर होता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड, मतलब जो बॉडी कैविटी होती है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। कौन कौन से फ्लूइड होते हैं? डाइजेस्टिव जो CSF, साइनोवियल फ्लूइड और सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड के भी आगे 3 टाइप्स होते हैं: पेरिटोनियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड और पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी के सराउंडिंग होता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। ये होता है 50 to 70 ml। प्लूरल फ्लूइड जो लंग्स के सराउंडिंग होता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये होता है 10 to 20 ml। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो जो अपना हार्ट है उसके सराउंडिंग जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये होता है 5 to 20 ml। फिर अपन देखते हैं इंट्रासेलुलर। सेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन कैटायन कौन सा होता है? सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है जिसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, उसके अंदर मोस्ट कॉमन कैटायन कौन सा होता है? पोटेशियम। मोस्ट कॉमन एनायन कौन सा होता है? फॉस्फेट। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? एमिनो एसिड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देखते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब जो सेल्स के बाहर जितने भी फ्लूइड होते हैं, जैसे अपने इंट्रावस्कुलर था, इंटरस्टिशियल था, ट्रांससेलुलर था, ये सब क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोस्ट कॉमन कैटायन कौन सा होता है? सोडियम। मोस्ट कॉमन एनाइन कौन सा होता है? कैल्शियम। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? ग्लूकोज। फिर अपन देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन वही सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा जो कि होता है 55%। सॉलिड पार्ट होता है अपना सेलुलर पार्ट, WBC, RBC, प्लेटिलेट्स, वो होता है 45%। अब अपन देखते हैं, पहले प्लाज्मा को पढ़ते हैं। फिर प्लाज्मा के अंदर वाटर कंटेंट कितना होता है? 92%। प्रोटीन कितना होता है? 7.3%। और अदर सब्सटेंस कितना होते हैं? 0.7%। अदर मतलब इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन में मेनली कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? 3 प्रोटीन होते हैं: एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन कितना होता है? 55%। ग्लोब्यूलिन कितना होता है? 38%। फिब्रिनोजन कितना होता है? 7%। सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन, मोस्ट एबंडेंट। और सबसे कम कौन सा होता है? फिब्रिनोजन। सबसे हल्का कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। हैवीएस्ट और लार्जेस्ट कौन सा होता है? फिब्रिनोजन। ठीक है, अब इसके देखते हैं फंक्शन देखते हैं। एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है? ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी बनाता है। फिब्रिनोजन का क्या काम है? क्लोट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब अपन थोड़ा सा इम्यूनोग्लोबुलिन को देख लेते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं: GAMDE, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। जी क्या होता है? मोस्ट अबेंडेंट होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है ब्लड में? IgG। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। क्रोनिक इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबॉडी आती है? IgG। और प्लेसेंटा को कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है? IgG। IgM देखो, एक्यूट इन्फेक्शन में कौन सी आती है? IgM। क्रोनिक में कौन आती है? IgG। प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है? IgM। सेकेंडरी में कौन है? IgG। इन्फेक्शन होती है जो फर्स्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट आएगी उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgM। IgE कौन सी होती है? एलर्जिक रिएक्शन में जो एंटीबॉडी आती है उसको बोलते हैं IgE।
फिर IgA क्या है, मोस्ट कॉमन इन बॉडी फ्लूइड्स, मतलब बॉडी फ्लूइड्स मतलब जैसे अपना सलाइवा है, टीयर्स है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। IgD क्या होती है, सरफेस एंटीबॉडी है ये एक, और क्या करती है, T एंड B लिम्फोसाइट को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर बर्थ के टाइम IgM ज़्यादा मिला तो क्या हो सकता है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो सकता है। प्लाज्मा प्रोटीन किससे बनते हैं, लीवर में बनते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। जो ग्लोबुलिन है इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, आगे देखेंगे अपन। तो गामा के अलावा जितने भी ये अपने प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उसको सिंथेसाइज कौन करता है, लीवर। ठीक है, लेकिन गामा ग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज बाय बी लिम्फोसाइट। जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है उसको कौन सिंथेसाइज करता है, लीवर, और लेकिन गामा ग्लोबुलिन को कौन कर रहा है, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की अगर कमी हो गई, मतलब एल्बुमिन की, ग्लोबुलिन की, फिब्रिनोजन की कमी हो गई तो क्या क्या होगा। अगर एल्बुमिन की कमी हो गई तो क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, और ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो क्या होगा, ब्लड वेसल से क्या होगा, ब्लड लीक होने लग जाएगा। ठीक है, ब्लड लीक होगा तो क्या होगा वहाँ पे, एडिमा होगा, उस पूरे बॉडी में एडिमा हो जाएगा। उस पूरी बॉडी में जो एडिमा होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड एडिमा। और इसी का एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं NSR का। NSR का मतलब जनरलाइज्ड एडिमा। ये एडिमा क्यों हुआ है, क्योंकि ब्लड वेसल से ब्लड लीक कर रहा है। क्यों लीक कर रहा है, क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया। ऑन्कोटिक प्रेशर क्यों कम हो गया, क्योंकि एल्ब्यूमिन कम हो गया, और एल्ब्यूमिन कम हो गया। फिर आता है ग्लोबुलिन कम होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिब्रिनोजन कम होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि फिब्रिनोजन का क्या काम था, क्लोट फॉर्मेशन का। अब क्लोट फॉर्मेशन होगा नहीं, क्लोट बनेगा नहीं तो ब्लीडिंग कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है, फिर आते हैं अपन प्रेशर। 3 टाइप्स के प्रेशर होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब बॉडी में जितने भी प्रोटीन है वो जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे मेनली एल्ब्यूमिन जो प्रेशर लगा रहा है उसको बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। इसका भी मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। फिर आते हैं अपन सेलुलर पार्ट पे। ये हो गया अपना लिक्विड पार्ट प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। अब आते हैं सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट्स में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, RBC, WBC और प्लेटिलेट्स। RBC को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। इसका ये कितने होते हैं, 4.5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ये कितने होते हैं, 4000 to 11,000 मिली क्यूब। ठीक है, प्लेटिलेट्स कितने होते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटिलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट कितने होते हैं, 4.5 to 4.5 लाख क्यूब। RBC की साइज़ कितनी होती है, 7 to 8 माइक्रोमीटर। WBC की साइज़ कितनी होती है, 8 to 18 माइक्रोमीटर। और प्लेटिलेट की साइज़ कितनी होती है, 2 से 3 मिलीमीटर। फिर RBC क्या होती है, मोस्ट अबेंडेंट होती है। WBC सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, WBC। फिर स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है, प्लेटिलेट। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली सेल्स कौन सी है, RBC, मोस्ट अबेंडेंट। फिर अपन पढ़ते हैं अभी RBC के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स मतलब RBC की साइज़ कितनी होती है, 7 to 8 माइक्रोमीटर। और RBC का वॉल्यूम कितना होता है, 80 to 100 फेम्टोलीटर। ठीक है, 80 to 100 FL मतलब फेम्टोलीटर। और एक अगर साइज़ 7 से कम हो गई या 8 से ज़्यादा हो गई तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं, इस वर्ड को बोलते हैं एनआइसोसाइट्स। क्या बोलते हैं, एनआइसोसाइट्स। एनआइसोसाइट्स का मतलब क्या होता है, अनइक्वल साइज़ ऑफ RBC, मतलब अगर 7 से कम हो गई या 8 से ज़्यादा हो गई। फिर आता है शेप। 3 टाइप्स के शेप होते हैं। शेप एक ही होता है लेकिन इसको 3 अलग अलग वर्ड इस शेप को ना अपन 3 अलग अलग वर्ड्स में बोलते हैं। जैसे बाइकॉनकेव, कोई बोलता है बाइकॉनकेव शेप, टम्बल शेप, डिस्क शेप। अब ये शेप क्यों है, कौन सी प्रोटीन की वजह से हुए हैं, ड्यू टू स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरिन। ये है RBC का शेप। यहाँ से जो इसकी डायमीटर होता है, जो लेटरल साइड से जो डायमीटर होता है वो होता है 2 to 2.5 माइक्रोमीटर। और जो सेंट्रल से जो डायमीटर होता है वो होता है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ब्लड कैपिलरी जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है उसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरी। उसका डायमीटर कितना होता है, 3 to 4 माइक्रोमीटर। तो 3 to 4 माइक्रोमीटर है तो RBC यहाँ से 2 to 2.5 ही माइक्रोमीटर होती है। तो RBC आराम से ब्लड छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती है अपने वहाँ से आराम से पास हो जाएगी।
फिर देखते हैं अपन अमाउंट। तो अमाउंट कितना होता है 3.5 टू 6.5। पहले अपन ने देखा था कि इसका अमाउंट कितना होता है 4.5 टू 5.5, लेकिन ये एक रेंज है, ठीक है। अगर 3.5 से कम हुआ तो उसको बोलते हैं अपन एनीमिया, और 6.5 से अमाउंट बढ़ गया आरबीसी का तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। इसका भी अपन आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आते हैं कलर। कलर कौन सा था, ब्राइट रेड कलर था, ठीक है। आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। रेड कलर ड्यू टू द हीमोग्लोबिन पिगमेंट। लेकिन जो सेंटर वाला पार्ट है इसका कलर कैसा होता है, थोड़ा येलो टाइप का होता है, पेलर कलर होता है, ठीक है, बट पेलर एट सेंट्रल डिप्रेस पार्ट। फिर आते हैं अपन लाइफ स्पैन पे। आरबीसी की लाइफ स्पैन क्या है 120, अपन को याद है। एडल्ट में कितनी होती है 120, लेकिन रेंज क्या है 90 टू 120 डेज़। न्यू बॉर्न में क्या लाइफ स्पैन है 80 डेज़, और रेंज क्या है 60 टू 90 डेज़। प्री टर्म का मतलब होता है कि बेबी बाहर कब आता है, प्रेगनेंसी से बेबी की डिलीवरी कब होती है, मतलब डिलीवरी के बाद बेबी कब बाहर आता है, तो 37th वीक पे आता है, ठीक है। अगर 37th वीक से पहले आ गया तो उसको बोलते हैं प्री टर्म बेबी। और प्री टर्म बेबी के जो आरबीसी की लाइफ स्पैन क्या होती है 30 टू 50 डेज़, ठीक है। और किसी को सिकल सेल एनीमिया हो रखा हो तो उसकी लाइफ स्पैन क्या होगी 5 टू 20 डेज़। तो एडल्ट में कितनी होगी 120 डेज़, न्यू बॉर्न में कितनी होगी 80 डेज़। प्री टर्म बेबी जो 37th वीक से पहले ही जिसकी डिलीवरी हो गई, जो बेबी बाहर आ गया, उसकी आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है 30 टू 50 डेज़। और सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में लाइफ स्पैन कितनी होती है आरबीसी की 5 टू 20 डेज़। थैंक यू।